बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि थर्सडे मॉर्निंग खैरियत से गुजर रही होगी, अच्छा सा मूड होगा। आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, आप भी इंजॉय करेंगे, मैं कोई और काम करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं भी इंजॉय करूँ। इंजॉयमेंट की जब बात करते हैं तो आज मैं सोच रही थी कि कल इंशाल्लाह मेरे नेफ्यू हुसैन, मेरे भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी है जो गुजरा कल है। ये 28 को एक्चुअल बर्थडे थी, बट फ्राइडे को उन्होंने बर्थडे पार्टी रखी। मैं ऐसी सोच रही थी कि कितने प्यारे और कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं ये भाई भाई का, बहन भाई का। ये जो एक डायनामिक होता है, दो बहनें हो गई, दो भाई हो गए, या बहन भाई हो गए, या एक ग्रुप है भाई बहनों का। जैसे हम 3 भाई बहन हैं, मेरी बड़ी बहन है आपा 2 साल बड़ी है मेरे से, और मेरा छोटा भाई मेरे से 13 महीने छोटा है, साल छोटा है। तो और फिर बीच में मैं हूँ, तो लिटरली 4 साल में हम 3 बरामद हो गए। तो अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप ऐसा डेवलप हुआ कि आपा ने अपना एक एज एन ओल्डर सिस्टर रोल अदा करना शुरू कर दिया। मी एज अ मिडिल चाइल्ड, ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक, ऑलवेज वो ऊपर से, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा थी, बहन भी थी, भाई भी था। आपा पहले पैदा हो गई, भाई मेरा बाद में हुआ, बीच में मैं एक एक्स्ट्रा बहन। तो बात ये कि हम सबका अपना अपना एक डायनामिक। भाई मेरा छोटा, एक तो छोटा भी, ऊपर से क्योंकि 2 बेटियां हो चुकी थी, तो आपको पता है जब एक और जेंडर का बच्चा पैदा होता है तो एक मुख्तलिफ एक्साइटमेंट होती है। सो आई रिमेंबर जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग साथ उछलते कूदते हुए, खेलते हुए, इंजॉय करते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए बड़े हुए। देखिए, माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो हमारे केयर गिवर्स होते हैं, और पेरेंट्स के साथ तो हम सबका एक अपना ही मुख्तलिफ सा ताल्लुक़ होता है। फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो फिर भाई बहन आ जाते हैं। अब भाई बहन अगर करीब हों और उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो, तो घर का माहौल, घर की इन्वायरमेंट बड़ी ही अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ी बहन है, वो अगर या बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई बहनों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, उनका थोड़ा सा ख्याल रखे। छोटे भाई बहन जो है वो बड़े सिबलिंग्स की बात माने और घर के साथ काम कराएं, साथ में उछलें कूदें खेलें, बड़े हों, और एट द सेम टाइम रिश्तों की अहमियत और रिश्तों का अदब भी अंडरस्टैंड करें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना है। ये सारी चीज़ें आपस में जब भाई बहन बड़े हो रहे होते हैं तो ये हमारी लर्निंग का और हमारी तरबियत का हिस्सा होता है। आजकल क्या हो रहा है, एक ही घर में 6 भाई बहन भी होंगे तो आपस में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ये जेन ज़ी में मैं अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, इसलिए क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिवाइस बेस्ड हो गई है। हर ताल्लुक़, हर रिश्ता जो है वो डिवाइस के ऊपर ही चल रहा है। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि जैसे कि अगर 3 भाई बहन, 4 भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक टीवी देख रहा है, दूसरा टैब के ऊपर है, तीसरा जो है वो गेम खेल रहा है फ़ोन के ऊपर, शायद उसका दूसरा भाई या बहन भी साथ में गेम खेलते हुए उसको देख रहा है, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही। भाई हम जब छोटे होते थे, बड़े होते हुए बर्फ़ पानी खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, स्टापू जिसको हम हॉप स्कॉच खेलते हैं वो खेलते थे। मतलब हम सारा टाइम खेलते हुए गुजारते थे। हम कार्ड्स में खेलते थे एक दूसरे के साथ, रंग खेलते थे, इनो खेलते थे, खेलते थे, सॉरी इनो खेल, वो तो पीने वाली चीज़ है, उनो खेलते थे। उसके अलावा इतनी गेम्स होती थी, आई स्पाई, हम लोग जब खाने के टेबल पे बैठते थे सब मिलके खाते थे। अच्छा, हमें इजाज़त ही नहीं थी कि जब हम साथ खाना खा रहे हैं या कोई भी इंजॉयमेंट की चीज़ कर रहे हैं, या जैसे लूडो खेल रहे हैं, तो कोई एक बंदा साइड पे बैठ के कोई चीज़ पढ़ रहा हो या किसी डिवाइस पे खेल रहा हो। जब मैं छोटी थी तब भी आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज यंगर, तो तब भी हमारी जो चीज़ें होती थी खेलने कूदने की, उसमें भी डिवाइसेस होती थी। ग्रोइंग अप अटारी होती थी, निंटेंडो होती थी, तो हमारे पास भी डिवाइस थी जब बड़े हो रहे थे, लेकिन एक मखसूस टाइम होता था। और अगर हमने अपनी उस गेम पे, कंसोल पे खेलना होता था, ज़्यादा इतना सा ग्रे कलर का कंसोल होता था जिसको निंटेंडो बुलाते थे। अब तो खैर उसकी बहुत सी वर्जन आ गई हैं, बट वो मतलब पुराना था। उससे पहले अटारी होती थी, तो वो काला सा बॉक्स होता था, और हम तीनों भाई बहनों ने मिल के खेलना होता था और शेयर करना होता था। उसके 2 होते थे जॉयस्टिक्स जिनके साथ आप खेलते थे, जिसको आप रिमोट्स कहते हैं या कॉन्सोल्स कहते हैं। तो हम आपस में खेलना भी होता था तो साथ खेलते थे। अब क्या हो गया है कि एक ही घर में रहते हुए ज़िंदगियाँ इतनी सेपरेट हो गई हैं, इतनी सेपरेट हो गई हैं, एक्टिविटीज़ भी मुख्तलिफ हो गई हैं। अब हमारी अगर ट्यूशन भी होती थी तो एक ही ट्यूशन टीचर हमारी होती थी, आंटी जोया, उनके पास एकेडमी टाइप, तो हम वहीं पे जाते थे तीनों, उनके पास पढ़ते थे, वो 1.5-2 घंटे और वापस आ जाते थे। सब कुछ साथ था, जिसकी वजह से हम क्लोज भी बहुत थे। आजकल क्लोजनेस माँ बाप की बच्चों के साथ नहीं रही, तो
ये मैं कहाँ से बताऊँ कि अगर माँ बाप की आपस में क्लोजनेस रही तो भाई बहन कहाँ से क्लोज है। देखिए भाई बहन का जो रिश्ता होता है, स्पेशली भाई बहन का, जहाँ पे भाई बड़ा हो या छोटा हो या बहन बड़ी हो या छोटी हो, डजेंट मैटर, प्यार, इज्जत, खुलूस, सब चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जब भाई बहन की बात करें और अगर वो क्लोज़ तरीके से बड़े हों तो ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। आपस में टाइम स्पेंड करना, मतलब एक दूसरे के लिए मौजूद होना, प्रेजेंट होना, नॉट ऑन फोन्स एंड डिवाइसेस बट सुख दुख करना एक दूसरे के साथ। जब छोटी उम्र में बच्चे खेलते हुए, कूदते हुए, एंजॉय करते हुए बड़े होते हैं तो वो एक मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। लेकिन जब आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं होती तो आगे जाके कैसे होगी कनेक्शन? फिर तो जैसे बच्चे बड़े होते चले जाएंगे तो वो और ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट होते चले जाएंगे। देखिए ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें बचपन की यादें भी होती हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, प्यार की बातें, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं उसके अंदर। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बन के एक रिलेशनशिप के तौर पे हमारे सामने रूनुमा होता है। एक रिश्ता है जिसमें एहसास भी है, जो अल्फाज से भी बयान किया जाता है और हमारे हरकतों से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से भी। भाई बहन का रिश्ता सच्चाई से भरा होता है, या कम से कम सच्चाई से भरा होना चाहिए, और यही इसको बाकी रिश्तों से मुख्तलिफ बनाता है। देखिए भाई बहन के लिए एक ढाल होता है, एक पावर की बेस बनता है, उसका मुहाफिज होता है, या एटलीस्ट मुहाफिज होना चाहिए। जैसे अगर एक बहन किसी मुसीबत में है, किसी इशू में है, तो वो उसकी मुसीबतों को उसे दूर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, या अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसके साथ खड़ा होता है। बहन भाइयों के लिए कितने एफर्ट्स करती हैं, और बहन का भी यही रोल होता है, भाई के साथ खड़े होना, उसकी सपोर्ट करना, उसका ख्याल करना। देखिए हम सब ने अपना अपना रोल हर रिश्ते में अदा करना होता है। जब रिश्ता वन साइडेड होता है तो वो रिश्ता बर्बाद हो जाता है। अगर कोई इंसान आपको प्यार देता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको वापस प्यार दें। कोई आपके लिए एफ़र्ट करता है तो आप भी वापस एफ़र्ट करें। और बहन भाई के रिश्ते में ये चीज़ बहुत ज़्यादा की जा सकती है, जिससे रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। दुख इस बात का होता है कि आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि भाई ही बहन का हिस्सा खा गया। माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए, जायदाद और इन चीज़ों की बात हुई तो भाई ही बहन का रिश्ता खा गया, या भाई ने बहन को उसका, भाई ही बहन का हिस्सा खा गया, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आई और रिश्ता ख़त्म हो गया। या फिर हिस्सा खा लिया लेकिन बहन ने भी कुछ नहीं कहा, भाई भी उस बात को लेके चुप करके बैठ गया और बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन बहन के दिल में एक बात आ गया कि यार ये तो मेरा हिस्सा था। सो किसी के राइट्स को ना खाना, उसके लिए भी एक अच्छी रिलेशनशिप होना और एक अच्छा डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। छोटी बहन के लिए भाई एक बाप, एक रोल मॉडल, एक सपोर्ट का रोल अदा करता है। बड़ी बहन के लिए छोटा भाई एक सपोर्ट सिस्टम होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहन और भाई दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। सो मैं जो आज बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि जहाँ हम सब रिश्तों की बात करते हैं वहाँ पे बहन और भाई के रिश्ते को उसकी ड्यू अहमियत देना, और ये अंडरस्टैंड करना कि सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ये जो भी आपका डायनामिक होता है, अक्सर ऐसा होता है कि घर में जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो जोड़ियाँ बन जाती हैं, दो भाई बहन जो है वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। सो ये भी एक बड़ा मज़े का डायनामिक होता है। लेकिन माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जिम्मेदारी पड़ती है कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो क्लोज हों। आज भाई बहन के रिश्ते पे इसलिए भी बात करें क्योंकि आज एक ऐसी टीम हमारे पास आएगी, एक म्यूज़िकल ग्रुप जो है तो बहुत टैलेंटेड है, डॉक्टर्स एज वेल, लेकिन भाई बहन है। देखिए भाई बहन अगर एक दूसरे के साथ काम भी करें, हमने बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसेस और बड़ी सक्सेसफुल जोड़ियां देखी हैं। सिंगिंग की दुनिया की अगर बात करें तो सुहेब और नाजिया की अगर आप बात करें, नाजिया हुसैन की, तो मतलब दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड जोड़ी थी। और नाजिया जी की डेथ हो गई एट अ वेरी यंग एज, लेकिन वो भाई बहन की जोड़ी एक सुपर हिट जोड़ी थी। तो अगर भाई बहन आपस में काम भी करें और साथ में काम के डायनामिक्स भी क्रिएट करें तो एक अनबीटेबल टीम बन सकती है। वाई? बिकॉज पैदाइश से लेके आखिरी सांस तक ये वो वाली ताल्लुक़ है, ये वो वाला रिश्ता है जो एक साथ का रिश्ता है। चले बढ़ते हैं अब शेफ़ अनम शेख की तरफ, जिनकी बहन के साथ इनका बड़ा ही क्लोज और करीबी ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और आई नो के देखें आपके भाई तो है नहीं, हाँ, बायोलॉजिकल भाई तो नहीं है, कजन्स वगैरह हम श्योर होंगे जी, बट एज भाई बहन वाला जो ताल्लुक़ है उसमें आप दो बहनें ही हैं। दो बहनें हैं, हाँ जी।
तो अब हमारा अब देखो ना आपस में- मामा के साथ जो ताल्लुक है और जो बहन के साथ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि माँ मेरा बाप से बचाते ही भाई बहन है और माँ बाप के साथ फड्डे में भी डालने वाले भाई बहन ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शिकायतें भी वही लगाते हैं और बचाते भी वही हैं। आपकी इस बात से ना मुझे अपनी बचपन की एक मेमोरी बड़ी रिकॉल हुई है। वो ये कि अक्सर औक़ात कभी भी कुछ भी होता था ना, तो मेरी बहन ने फटाफट मम्मा को, क्योंकि वो छोटी है, और उसने मम्मा को जाके शिकायत लगा देनी कि इसने ऐसे किया। वो बिला वजह, मेरा बीच में कोई कसूर भी नहीं होता था, लेकिन वो कहते हैं ना छोटे बहन भाइयों की वजह से बड़े बहन भाई बेचारे वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। तो और एक और चीज़ पता है क्या होती है कि बड़े बेचारे जो बड़े वाले होते हैं ना भाई बहन, सबसे ज़्यादा ना उनके ऊपर प्रेशर होता है। ऐसा ही है। क्योंकि वो पहले होते हैं। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि आपा हो गए, मैं किसी भी फैमिली में जो आपको देखती हूँ, किसी की जो बड़े होते हैं, सेकंड वाले जो होते हैं ना, उसकी बारी जरा माँ बाप जरा इजी हो गए होते हैं, Exactly. जरा लाइट हो गए होते हैं, और कहते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी ना, चाहे बड़ी वाली बहन या भाई 2 साल या 1.5 साल भी बड़ा हो, कहते हैं बड़ी है ना, हाँ, या वही- बड़ा ये संभाल वही लेगा। करेगा, वही करेगा। तो सारी मेरा बेटा हमजा मुझे अक्सर कहता है कि मम्मा सारी कम बख्तियां मेरे पे आई, हसन और नूर की बारी तो ऐसे आप लोग चिल और रिलैक्स्ड है कि जैसे कोई आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बिजली में भी हाथ दे दे तो खैर है। मैंने कहा ऐसा कौन सा तुम्हें कभी हमने ये दिखाया है? बट वो जो होता है ना कि हर बात पे नो, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और फिर एक्स्ट्रा लाडियां कि बच्चे को इतना आप स्पॉइल बड़े वाले को कर देते हो कि नेक्स्ट वाले की बारी तक बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल वो आप सब बिल्कुल कुछ- इजी हो चुके होते हो, सब वो कुछ जो खत्म। मर्जी करे। हाँ। बड़ी वाली की जो है उसको 6 बजे के बाद आप लेट नहीं आ सकते घर। अब छोटी वाली की बारी है, जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसको कहे चलो बेटा 10 बजे तक आ जाना। बड़ा वाला कह रहा है कि मेरी बारी तो आपने मुझे सांस नहीं लेने में हलक पे अंगूठा रखा हुआ था। सो सारी एक्सपेरिमेंट्स बड़े पे होती हैं। Exactly. छोटे के साथ सबसे ज्यादा लाड होता है। बिल्कुल ऐसा मिडिल ही है। चाइल्ड बटारा जो है मेरी तरह का, वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है कि मैं तो था ही एक्स्ट्रा। भाई मैं तो अपनी मम्मा को हमेशा एक बात कहती हूँ, आप नूर को ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए आप उसको ज़्यादा प्यार करती हैं। आपकी बात आज मैं सही से रिलेट कर रही हूँ कि जो बड़ी औलाद होती है ना, सारा कुछ उसी पे आ जाता है, उसी पे सख्तियाँ होती, काम भी वही करेगा, सब और कुछ। ये जो एक मतलब मेरा हमेशा मामा के साथ एक बात होता था कि हर बात पे ना मेरा बेटा, समथिंग समथिंग मेरा बेटा, फला 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 मेरा बेटा। मैं कहा मामा ये मेरा बेटा मतलब उसको सुरखाब के पर लगे हुए क्या है, क्या मतलब बेटा बेटा बेटा, बेटियां नहीं। नहीं मेरी चिंकू देखो, मतलब मेरी बड़ी बहन, मेरी चिंकू देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी कितनी साबिर। मैंने कहा मैं, कहती तुम बस हो, बस मैं हूँ। कितना जुल्म है व्यूअर्स, आप ही कोई अच्छी बात मुझे लिखते हैं हमारे या फोन करके कह दे, मैं तो बड़ा दिल दुखा हुआ है इस सही बात वक्त, है। बड़ी दुखती रग पे ये आज मैंने खुद ही उंगली रखी है। आज का टॉपिक आपने वाकई दिल क्योंकि दुखाने यू नो वाला है। आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, और होता ये था, आई बी ऑनेस्ट, मामा कहती और तुम इतना तंग करती थी। होता ये था कि बड़ी, क्योंकि आपा प्यारी खूबसूरत, यू नो आपा बहुत ही खूबसूरत, ठीक है ना, अच्छा, और बड़ी, हाँ। और सबसे पहली तो वो एक अलहदा लाड। अच्छा असद हो गया तो, और मैं क्योंकि 2 साल के बाद ही लिटरली लाइक मामा आपा 1 साल की थी तो मामा वाज एक्सपेक्टिंग मी, बिल्कुल सही। फिर मैं पैदा हो गई। लिटरली मैं 7 जनवरी की पैदाइश हूँ, आपा 9 जनवरी की पैदाइश है। तो आपा के पैदा होने के एग्जैक्टली 2 साल के बाद 2 दिन पहले मैं पैदा हो गई। बिल्कुल सही। तो चांस ही नहीं मिला ना मेरे साथ एक्स्ट्रा लाड करने का। उसके साल बाद असद हो गया और बेटा हो गया। मामा को था कि एक बेटा एक बेटी जरूर होने चाहिए, वो और मुंह आपका से कोई कहती रोल है नहीं आज आपका भी कोई कि रोल मुझे नहीं। तो था कि एक बेटा बेटी होनी चाहिए। मैं कहा मामा ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए, हाँ। अल्लाह मियाँ सुननी ना ले, तो कहती हालात तो बस तक ऐसी बातें ना किया करो। फिर मैं भी पूरा टॉर्चर करती हूँ, क्योंकि हर वक्त हर किसी के सामने का मुझे तो था कि एक बेटा और बेटी हो, बस ये बीच में ये हो गई। एक्स्ट्रा। नहीं एक्स्ट्रा क्या, मैं कोई स्टेप नहीं हूँ, मैं बेसिकली घर की स्टेप नहीं हूँ, हाँ ये सही आपने बोला। मैं बेसिकली व्यूअर्स घर की स्टेप नहीं हूँ। तो चले ये स्टेपनी आपसे ब्रेक लेती है, एक बेसिकली एक्स्ट्रा टायर जो गाड़ी में होता है, तो एक्स्ट्रा टायर आपसे ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हेड टायर एंड मिडिल टायर जो है वो आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि किचन में शेफ अनम के क्या बन रहा है। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरीज या इंसिडेंट्स है अपने भाई बहनों से रिलेटेड या सिबलिंग से रिलेटेड कि आपको ज़्यादा लाड मिला या आप लाडले हैं या नहीं है, हर बच्चे को यही लगता है कि वो फेवरेट नहीं है, दूसरा बच्चा फेवरेट है। और मामा मुझे कहती हैं अकॉर्डिंग टू हर, ये मैं बड़े उसूक से कह रही हूँ तो दोनों के सामने कहती है कि सबसे ज़्यादा टाइम अटेंशन तुम्हें ही मिली है। तो मैंने कहा क्यों मामा? कहती क्योंकि तुम तंग सबसे ज़्यादा करती थी। तो मेरा जवाब यही होता है कि आपने क्यों मुझे इस जगह पे पहुंचाया कि मुझे आपको तंग करना पड़ा ताकि आप मुझे अटेंशन दें। अच्छा खैर मेरा ये रोना चलता रहेगा, इतने सालों से चल रहा है, बाकी साल भी ज़िंदगी के चलता रहेगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम किचन में शेफ अनम के पास अपनी करोड़ों भाई बहनों की कहानियां लेके। बिल्कुल, और जो बचपन में हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हाँ जी, वो- हमने बड़ी बातें की हैं भाई ब्रेक में। जुगनाबी वो याद है आपको? आपने एक स्टोरी मुझे सुनाई थी, वो अपनी आपने याद करें, कौन सी स्टोरी? याद करें जो आपके घर वालों ने आपको कहीं और दे दिया था, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ के कहीं और ही दे दिया था। कोई बात नहीं, मैं भी इसमें शरीक हूँ आपके साथ। ये भी इसमें शरीक है, लेकिन इनको नहीं देना था, मुझे देना था। अच्छा, कहानी कुछ ये है व्यूअर्स। जरा अच्छा, आप जरा अपनी मैरिनेशन तो करें ना जी, चिकन जी, की इस जी, दौरान, ठीक। ताकि मैं साथ साथ स्टोरी डन, डन, हाँ। तो वो मैरिनेट करके फिर हमें बता देंगे हाँ। जब हम फ्राई करेंगे कि क्या था। अच्छा, तो अब बना क्या रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली चिकन कब्जा। बेसिकली हम खप्सा। और ये बेसिकली एक अरेबिक डिश है। ठीक है। तो ये एक अरेबिक डिश है और आपने इसको बिल्कुल अरेबिक ही रखना है। और with rice बनती विद राइस बनती है। आपने इसको पाकिस्तानी नहीं बनाना बिल्कुल भी। प्लीज। हाँ। अच्छा, अब आप अपनी स्टोरी सुनाएं। मैं अच्छा, जब तक मैरिनेशन हुआ ये ready कि जब मैं पैदा हुई तो उस वक्त आपको पता ही है 1902 के ज़माने की बात है। तो उन वक्तों में तो जब ज़ाहिरी बेटी पहली भी होती थी तो लोग अनफॉर्चुनेटली रोने पिटने डाल देते कि हाय बेटी हो गई। खैर, आपा पैदा हुई, नीली नीली आंखें, ब्लॉन्ड से बाल, पूरी चिट्टी, बड़ी शदीद क्यूट और प्यारी बच्ची। तो सब बड़े एक्साइटेड, और क्योंकि पहली बच्ची थी तो चलो बच्ची थी तो एक्साइटमेंट थी। चुगन काज़िम 2 साल बाद बरामद हुई तो मामा को तो हर बंदे ने आके कहना शुरू कर दिया, हाय दूसरी बेटी होगी गजो, हाय अच्छा चलो अल्लाह अगली बार बेटा दे देगा। आप मामा को बार बार यही बात कही जा रही है, मामा सुन रही है, मामा डिप्रेशन में जा रही हैं। अच्छा, उसके अलावा वैसे भी मामा के दिमाग में ना एक आइडियल चीज़ थी ना, जब आप यंग होते हो 20s में, बंदा आपको पता है बचपना ही होता है आपका। तो मामा के दिमाग में ये था कि मेरी एक परफेक्ट फैमिली होगी, उसमें एक बेटी होगी और एक बेटा होगा और बस 2 बच्चे, खुशहाल घराना टाइप। अच्छा, बीच में एक एक्स्ट्रा पीस आ गया। अच्छा, तो अब मामा इस पीरियड से गुजर रही हैं। अब मैं कोई 1.5-2 महीने की हो गई हूँ और मामा अब ये सोच रही हैं कि ये देखो अब चलो खैर इंशाल्लाह अगला देखेंगे व्हाटएवर। लोग भी बार बार कह रहे हैं हाय दूसरी बेटी, दूसरी बेटी, दूसरी बेटी। मामा की मेरे अब्बू के बहुत क्लोज और बड़े बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे इसरार चाचू। इसरार चाचू और मेमुना चाची पुलिस में काम करते थे। तो इसरार चाचू और मेमुना चाची को बेसिकली बच्चे नहीं होते थे। उन्होंने हर ट्रीटमेंट करवा ली, सब कुछ करवा लिया, बट उनके बेबीज़ नहीं होते थे, उनको कोई फर्टिलिटी के मसाइल थे। तो वो आए मुबारक देने के लिए। अब्बू मेरे थे नहीं, वो लाहौर में नहीं थे उन दिनों में। तो वो आए मिलने के लिए, तो मुबारक शुबारक दी ये वो। तो मामा जो हैं वो बड़ी दुखी कि देखो ना दूसरी बेटी हो गई। तो मेमुना चाची ने घूम के कहा कि हाय गजो कैसी, गजाला नाम है मामा तो उन्हें प्यार से गजो बुलाते थे, गजो हाय गजो कैसी बातें कर रही हो। ये पूरी दास्तानें मुझे बार बार बाय द वे सुनाई गई हैं याद कराने के लिए कि मेरी औकात क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हाय गजो क्या बातें कर रही हो, देखो अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, हमारे यहाँ तो बच्चा ही नहीं होता और तुम देखो तुम्हें अल्लाह ने माशाल्लाह एक नहीं 2-2 बेटियां दी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मामा को सूझा कि इनका तो बच्चा नहीं होता तो मैं दे देती हूँ। और उन्होंने उस दिन मुझे उनके साथ भेज दिया सामान समेत मतलब जितना सामान के मैं सामान डील हो गई कि बच्चा। अच्छा, बच्चा वो ले गई। अगले दिन अब्बा जी घर आते हैं, मतलब इस्लामाबाद या कहीं, डैडा घर आते हैं और पूछते हैं कि ये मतलब बच्चे से मतलब आपा को देखा ये होगा, तो जुगन किधर है मैंने दे दिया उसको। डैडा गए उठा के वापस लेके आए। अब आप सोचिए उन पे क्या गुजरी होगी मासूमों पे जिनको उन्होंने दिया। हाँ। मजाक तो अपनी जगह, लेकिन एक तो सेंटिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने वो। खैर, उन्होंने हमेशा ही मुझे बड़ा प्यार दिया उसके बाद व्हाटएवर लोगों ने, और वो भी समझ गए कि क्या सिचुएशन है। लेकिन उस वक्त मेमुना चाची भी आई गेस एक्साइटेड हो गई और इसरार चाचू और डैडा शुक्र है कि आपस में उनको थोड़ा सा सेंस प्रिवेल हुआ, मुझे ले। अच्छा, पहले ये हुआ, उसके कुछ ही हफ्तों के बाद फिर मामा की दोस्त नवीद खाला आई। अब नवीद खाला के यहाँ भी बच्चा नहीं होता था, तो मामा को फिर जोश आया कि मैं फिर अपना बच्चा दे देती हूँ। फिर मामा ने हैंड ओवर कर दिया, फिर डैडा जाके वापस लेके आए और ये एक सिलसिला चलता रहा। और नवीद खाला ने तो उसके बाद उन्होंने तो फिर बेटी भी उसके कुछ ही अरसे बाद फिर, क्योंकि जब वो गए और ले आए वापस, एंड आई थिंक वो काफ़ी अपसेट हुई इस बात पे, तो उन्होंने फिर बेटी भी अडॉप्ट की। और उनकी बेटी जो है मेहरबानो, मेरा नाम भी मेहरबानो है, तो उन्होंने जिस बेटी को अडॉप्ट किया उसका नाम भी मेहरबानो रखा। तो बात यह है कि व्यूअर्स, यहाँ पे 2 बातें ज़रूर कहूँगी। एक, अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, उसका करोड़ हाँ शुक्र अदा करना चाहिए। व्यूअर्स, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो साहिब औलाद नहीं है, जो तरस रहे हैं औलाद के लिए,
तो अल्लाह ताला अगर औलाद की नेमत से नवाजे तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। और अगर 6 बेटियाँ हो जाएँ या 6 बेटे भी हो जाएँ, अल्लाह ताला की एक नेमत है। और देखें कि उस वक्त आप देखें कि कितने गलत टाइम्स थे कि बार बार बेटी का कह के यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को नहीं ब्लेम करती व्यूअर्स, सच्ची बात है, क्योंकि एक बंदे को बार बार कह के हाय बेटी हाय बेटी हाय बेटी, देखिए हाय और बेटी तो एक सेंटेंस में भी नहीं आपको कहना चाहिए। ऐसा ही। और ये चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली भाई बहनों में भी डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। जब आप अपनी बेटियों को अच्छी तरह नहीं ट्रीट करते या उस तरह से नहीं ट्रीट करते जिस तरह बेटों को करते हैं, तो बैलेंस पे चीज़ ज़रूर लेके जानी चाहिए। और आप जो मुझे कहानियाँ सुनाने के लिए कह रही हैं, आपकी भी एक कहानी है जिसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन पहले ये मैंने फ्राई करना है। अच्छा, इसमें करेंगे फ्राई। अच्छा, ये और इसमें बनाएंगे मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन फ्राई करने की तरफ जा रही हूँ। तो मैं तब तक की रेसिपी बता देती हूँ पहले। और दूसरी साइड पे आप जो हैं ये अनियंस को जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं 2 हिस्सों में करूँगी। हाँ, अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा जो है ना आपने इसके ऊपर ऐसे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो आपने इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाती जाए साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, साथ साथ इसके ऊपर जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाती हूँ। हाँ जी, दोनों साइड्स पे। जब एक साइड चेंज करेंगी तो फिर उस दूसरी साइड पे लगा देंगे। मैं फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम रेसिपी जो आज बनाने जा रहे हैं वो चिकन खब्जा है। और ये बेसिकली एक अरेबिक डिश है। ये आप समझ लें कि मंदी की तरह से ही एक मंदी की ही काइंड है, मगर थोड़ी सी इनोवेटिव। तो इसके लिए जो पहले रेसिपी है उसकी ये सवाल मसाले को स्टार्ट कर दूं? जी जी बिल्कुल। इसमें क्या बनाना है? ये प्याज फ्राई करेंगे आप। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, मुर्गी का गोश्त लेना है। आप इसमें सिर्फ लेग पीस लेंगे। 1.5 किलो के करीब चावल 1 किलो जाएंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए सुर्ख मिर्च साबत 6 से 8 अदद जाएगी, दालचीनी 4 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, काली मिर्चें 2 खाने के चम्मच, लौंग 4 से 6 अदद, इलायची छोटी इसमें जाएगी 4 से 6 अदद, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच और लहसुन पेस्ट इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच। और दही इसमें हम 1 कप से लेके आधा कप तक यूज़ करेंगे। साथ में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए तेल, तकरीबन 1.5 कप के करीब। प्याज इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच, 3 अदद। और उसके बाद टमाटर इसमें जाएंगे 4 से 5 अदद, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, लेमन हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत और मिक्स नट्स गार्निश के लिए जाएंगे। इसके साथ हम बनाएंगे एक टमाटर की चटनी जिसके के बगैर ये जो हमारी रेसिपी है वो इनकम्प्लीट है। टमाटर उसमें जाएंगे 4 से 5 अदद, लहसुन के जवे जाएंगे 4 से 5 जवे जाएंगे, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधा कप के करीब जाएगा, नमक हस्बे जायका और लीमू का रस 4 से 5 खाने के चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, थोड़ी सी आप कह लें कि थोड़ी टाइम टेकिंग है, अदर देन बनाने में बहुत इजी है। आपने सबसे पहले अपनी चिकन लेग्स ले लेनी है और चिकन लेग्स को तकरीबन रेशो अगर आप 1 kg राइस के साथ बना रहे हैं तो आप उसमें 1.5 किलो चिकन ऐड करेंगे। और साथ साथ आपने उसके ऊपर जो है कट्स लगा देने हैं। जैसे आप जब चरगे के लिए चिकन को मैरिनेट करते हो तो कट्स लगा देते हो, उससे मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जो सारे साबुत गरम मसाला है उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने उसको इस फॉर्म में ले आना है। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद जब इस फॉर्म में वो आ जाए उसके बाद आपने दही में थोड़ा सा ये मसाला ऐड करना है। मेरे थोड़ा सा इसके अंदर टिक्का मसाला ऑप्शनल है, डाला है, अगर आप डालना चाहें तो डालने, स्किप करना चाहे तो स्किप कर ले। ये दोनों ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे अब मसाले को हमने किस तरह से बनाना है? मसाले को भी थोड़ा सा प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे उसके अंदर और फिर टमाटर डाल के फिर मसाला जार डाल के आपका मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर ये जो आप चिकन को फ्राई कर रही हैं यहाँ पर, जिसको हम लाइक 5 से 8 मिनट तक कुक करेंगे सिर्फ, और फिर हम इसको एज इट इज़ मसाले में जो है वो डाल देंगे। और मसाले में डालने के बाद हम उसको कुक करेंगे मसाले के साथ और पानी डाल के इसको पकने देंगे अनटिल हमारा चिकन जो है वो 70% जो है वो डन हो जाए। जब 70 या 80% आपका चिकन डन हो जाए आपने उसको निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने एक सॉस रेडी करके रखी हुई है, उसके अंदर मैंने दही है, थोड़ा सा जो यही सेम मसाला जो हमने डाला था वो मसाला है, थोड़ा सा तिक्का मसाला, लेमन जूस रखा है। इसको हम हल्का सा ब्रश करेंगे चिकन के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर। और बेशक आप उसके बाद इसको पैन सीड कर लें या ग्रिल कर लें, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप पैन सीड करेंगे तो जो है वो आपका हार्डली 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर आप अवन में करेंगे तो आपका हार्डली 7 से 8 मिनट में आपका चिकन के ऊपर बड़ा अच्छा सा जो है वो कलर आ जाएगा। ऊपर वाली रैक को आप
रॉड को आप ऑन करेंगे। अब आप कितनी देर और चाह रही हैं कि मैं बस इसको? इसको एक दफ़ा और हाँ, क्योंकि मैंने गार्लिक उस साइड पे लगाया है, इस पे आप इसको एक दफ़ा टर्न कर हाँ दें। जी बिल्कुल। और फिर आप जब मसाला आपका फ्राई हो जाएगा बिल्कुल रेडी, तो फिर हम इस चिकन को उसमें डाल देंगे। तो बिल्कुल ये ठीक है। ग्रेजुअली इस तरीके से जो तो है। ये 2 पोर्शंस में मैं कर रही हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपने भी एक स्टोरी सुनानी थी। स्टोरी मेरी आपको भी तो दे दिया गया था। मुझे भी दे दिया गया था। अच्छा दे दिया भी ऐसे गया था कि मम्मा ने भी मुझे देखा भी नहीं था, उससे पहले ये डिसीजन हो चुका था। मतलब क्या डिसीजन? डिसीजन ये था कि मतलब कि मेरे मामू को मम्मा ने कहा था कि मैं आपको अनम जब पैदा होगी तो मैं आपको अनम दे दूंगी, क्योंकि क्योंकि उनके बच्चे नहीं। उनका कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने बोला ही अभी मम्मा भी को नहीं ये है? था। नहीं, अब तो उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली हुई है। कर ली हुई है, हाँ। तो उसमें ये था कि जब मम्मा मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी तो उन्होंने, मेरी मामू ने शायद उससे बात की होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। लेकिन फाइनल हो गई चीज़ें, मतलब कि क्योंकि मैंने अमेरिका जाना था, क्या था जुगनाबी में चली जाती, लेकिन चले उसका जिंदगी का दुख ये है कि मुझे मामी को नहीं दिया, और मेरी जिंदगी का दुख ये है कि मुझे देने की कोशिश की गई। मतलब आप डिफरेंस ये देखें कि एक बंदा पिट रहा है कि आपने क्यों मुझे देने की कोशिश की, हाँ। अगला बंदा ये कह रहा है कि आपने क्यों नहीं दे दिया। दे दे। बेसिकली इंसान किसी भी किसी भी मामले हाल में, में खुश किसी नहीं। भी सिचुएशन में खुश नहीं है। बहरहाल। लेकिन भाई बहन होने से बड़ा फर्क पड़ता है जिंदगी में। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ओनली चाइल्ड है, जिनके और भाई बहन नहीं है। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जब आपके सिबलिंग्स होते हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उससे बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का घर का एनवायरनमेंट हो बिल्कुल जाता है। ऐसा ही है। वरना जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, वो घर का एक बड़ा ही बन जाता है, वो बच्चा नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही। अब मुझे ऐसे समटाइम लगता है कि मेरी यस नो बिल्कुल निकाल लें। निकाल। मेरी बहन के साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती है अदर देन कि मेरी अपनी मदर के साथ देखी जाए। मेरी ज़्यादा अच्छे से जेलिन मैं अपनी बहन के साथ हो पाती हूँ अदर देन कि अपनी मदर के साथ। तो समटाइम जो है, लेकिन मुझे हमेशा से वही आपकी वाली बात है कि मुझे हमेशा से ये रहा है कि मम्मा हमेशा मेरी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करती हैं, और मैं ऑन एयर कह रही हूँ ये बात, मम्मा मेरी छोटी बहन को ही ज़्यादा प्यार करती हैं। हाय अल्लाह, बेचारी मामा की तो आज बड़ा ही कोई मुश्किल वक्त मामा, हमारी मामाज के ऊपर आया हुआ है ना। बिल्कुल। हम दोनों अपने सारे जिंदगी के जो गिले और दुख है ना, हाँ, वो हमने आज कर दिए, आज पूरी दुनिया को बता हमने दिया। सबको बता दिया है कि हमारे साथ क्या होता रहा है। लेकिन टेक्निकली व्यूअर्स चीज गलत नहीं है, हाँ। मतलब असूलन हमारे साथ अच्छी नहीं हुई। अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। हमारा सिर्फ, हम अपना सिर्फ ये दुख आप लोगों को स्टेट करना चाहते हैं कि हमारे साथ बड़ी बुरी हुई है, हाँ। और हमें इससे हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हाँ, हो। और किसी और के साथ ना हो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने अब और कहाँ पे डायनामिक पहुँचाना है? बस और इसको 1 मिनट कुक करने के बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक आप और उसमें डाल बल्कि दें। इसके अंदर जिस ऑयल में हमने इसको कुक किया मसाले को, वो भी अगर वो हम भी इसमें अगर आप ऐड कर उसमें देंगे। ज़रूरत पड़े तो हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम ये ऑयल को ज़रा सेफ रखेंगे ताकि हम जब उसको पैन में करें, अगर पैन से ऐड करते हैं तो तब भी ये यूज़ हो जाएगा, अदर देन अगर हम थोड़ा अवन में भी करते हैं तो तब भी वो यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे अनियंस भी cook- 1 आध मिनट में ये हो जाएंगे, फिर आप ये जितना जिंजर गार्लिक है आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसमें तो डालने तो पूरा, अच्छा डाल दीजिए, उसमें भी तो मुकाना है ना। ठीक है। और ये मेरी green जिम्मेदारियां chili- भी बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। बट मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। और अच्छा ये वाला जो मसाला जात है इसको ये आप डाल दें बेशक उसी में अगर डल सकता है तो। जब मसाले में, हाँ हाँ, हाँ, वो मैं डालूंगी जब एंड वो में, पानी डालेंगी ना तो साथ ही मसाला इसी में मिक्स करके इसी पानी में डालें, मसाले, हाँ। क्योंकि मसाला बस ठीक वेस्ट, है, जुगनापी इसका प्याज ज़्यादा नहीं करेंगे इस इसको टाइम। ब्राउन नहीं करना, नहीं ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी। मतलब ये इतना ही करना। ये इतना ही करना है, हाँ जी। ओके जी, थोड़ा सा हमने ये डाल बस। लिया, और वो बाकी का जो है वो जी इसमें लगाने के मेरे हाँ काम आ जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छा इसके ऊपर अलहदा से जिंजर गार्लिक लगाने का क्या तुक था? अलहदा से जिंजर गार्लिक का जो है ना, ऑथेंटिक रेसिपी में उन्होंने इसी तरीके से जो है गार्लिक को हल्का हल्का वो किया है, ब्रश किया है उसके ऊपर, ताकि एक जो टिपिकल अरोमा जो आपको चाहिए उसके अंदर वो आपको मिल सके, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से जो है वो करेंगे। और बात ये कि व्यूअर्स ऑनेस्टली अगर आप अच्छे तरीके से रेसिपीज़ को फॉलो करें तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा फिगर आउट करने में कि ऑथेंटिक चीज़ बिल्कुल कैसे बनानी है। authentic। हम क्या करते हैं, हम रेसिपी नहीं फॉलो करते। Exactly। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना वो हमारे ही हिसाब से हो और हमारे उसके हो, तो वो फिर मसला हो जाता है ना। अगर आपने उसको देसी स्टाइल बनाना है तो फिर आप देसी रेसिपी बना रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप गोरी रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आप गोरी रेसिपी बना रहे हैं, अगर आप अरेबिक बना रहे हैं तो आप अरेबिक बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप प्याज में ऐड करेंगी साबुत गरम मसाले, ये ले। इसके अंदर हाँ जी, इसको एक आध मिनट ड्राई उसके रोस्ट बाद करने मैं के डाल बाद दूँ। आप ग्रीन चिली डाल देंगी इसके अंदर, और हाफ डालिएगा, सारी मत डालिएगा। अच्छा। ये ले, और फिर उसके बाद टमाटोज डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो मसाले हमें इसके अंदर चाहिए वो इसमें चले जाएंगे, और साथ में लाल मिर्च तो इसमें भी गई है। हाँ थोड़ी सी मैंने सिर्फ ऐड की है, ज़्यादा नहीं ऐड की। लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, और साथ में अब आप इसमें जो है ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगी, और उसके बाद हम
टमाटर डालकर पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर इतना इसको कुक करेंगे अनटिल अनलेस जो है हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए। जब ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा फिर हम चिकन को ऐड करेंगे, पानी उसमें डालेंगे और चावल डालकर उसको पकने के लिए रख देंगे। फिर चिकन निकाल लेंगे और उस पर यही वाला जो है सॉस ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद फिर हम उसको ओवन में बेक कर लेंगे तब तक जब तक अच्छा सा जो है उसके ऊपर कलर नहीं आ जाता थोड़ा गोल्डन टाइप का। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आना चाहिए। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इजीली उसको अपने घर में जो है इसी तरह पैन सीड भी कर सकते हैं और उसको थोड़ी हाई फ्लेम पे करें क्योंकि चिकन आपका ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो चुका है। तो फिर उसके बाद जो है आप हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हाँ जी, मसाले के बाद अब हमने इसके अंदर चिकन डालना है, चिकन के बाद राइस डालेंगे और पानी डाल के उसको कुक करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो ये आपके टमाटर भी हमने डाल दिए अंदर जी, और बस अब थोड़ा 2 मिनट टमाटर को कुक करके इसके अंदर मैं पानी डाल दूँ। बिल्कुल, एंड योर मसाला विल बी डन। बिल्कुल, मतलब कुक होएगा जी। और जो इसके अंदर जो नट्स जाएंगे उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं किशमिश, बादाम और इसमें कोकोनट के स्लाइसेस हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ड्राई फ्रूट की जो ऑप्शन है वो आपके अपने पास मतलब जो मर्ज़ी आप डालना चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, किशमिश। आप जो रेजन्स हैं वो आप ये वाले भी डाल सकते हैं, नॉर्मल वाले भी, और ब्लैक रेजन्स भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों रेजन्स का ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। हल्का सा मैं इसको रोस्ट करूंगी ऑयल के अंदर, इसी जिसमें हम ये चिकन कर रहे हैं इसी में ही हम अपने जो है नट्स को रोस्ट कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो रिमेनिंग थोड़ा मसाला है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा डाल दूँ? सारा डाल दें बस, इसी से ही बेसिकली इसका जो है वो फ्लेवर बनेगा। बिल्कुल सही। और ये हमारा आ गया मसाला अंदर और हम अब क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है और अभी हमने ब्रेक के बाद एक हाई अचीवर से भी मुलाकात करनी है और हम क्योंकि तब से बात कर रहे हैं कि भाई बहन के ताल्लुक पे बात करेंगे तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास गेस्ट हैं, तो चीज़ें बहुत कुछ हैं। तो अब आपके खाने को हम थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं और हम चलते हैं अपनी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। तो व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट एथलीट है। आप एक कराटे यानी कि कराटे का एथलीट है एंड आपकी अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो माशाल्लाह इनकी अचीवमेंट्स तो 2019 से शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया लाहौर स्कूल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में। वो जर्नी कंटिन्यू हुई, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स एंड अगेन गोल्ड मेडल्स। देन रिसेंटली अगर हम बात करें जस्ट लास्ट ईयर एंड इस साल की, तो जैसे कि गोल्ड मेडल HEC ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैम्पियनशिप्स 2024-2025 की बात करें, देन अभी लिटरली अ लिटिल व्हाइल अगो 1 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स 35th नेशनल गेम्स कराची 2025। तो हमारे साथ हैं हमानिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमानिया, सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब बताओ। हमायत करने वाली, स्पोर्टिव, हेल्प करने वाली, यही इसी का मतलब इसका है। मतलब। तो वेलकम टू द प्रोग्राम बेटे। थैंक यू एंड सो मच। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट्स। थैंक यू सो मच। बेटे, अचीवमेंट्स की तरफ आने से पहले रुझान कैसे हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना। स्पेशली मार्शल आर्ट्स की जब हम बात करते हैं या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आई नो कि बहुत से लोग आ रहे हैं टूवर्ड्स अब क्रिकेट एंड फुटबॉल वगैरह, गर्ल्स वगैरह, लेकिन मार्शल आर्ट्स या फिजिकल कॉम्बैट टाइप पे अभी भी लड़कियां कतराती हैं आते हुए। तो आपका रुझान कराटे की तरफ कैसे हुआ, स्पोर्ट्स की तरफ कैसे हुआ, कहानी कहाँ से शुरू होती है? स्पोर्ट्स का शौक तो मुझे बचपन से ही था क्योंकि मेरे बाबा जो जानू बचपन तो अभी भी है ना। मतलब कितनी छोटी थी? जब छोटे थे तो बाबा अपनी स्टोरीज यंग लाइफ की बताया करते थे कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों में भी जो है ना वो स्पोर्ट्स में आगे जाएं और कुछ करें। तो फर्स्ट 2019 में जब मैं कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया तो वहाँ पे हमारे कराटे के कोच थे और मेरी सिस्टर मुझसे पहले स्पोर्ट्स में गई और उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम भी स्पोर्ट्स में आओ और ये अच्छी है, क्योंकि मैं उनको घर में करते हुए देखती थी तो मेरी वो आइडियलिज्म में आ गई थी कि अच्छा ये किक भी करती है, ये पंच भी करती है, ये कौन सी गेम करती है। तो उसने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो फिर मैंने अपना कॉलेज से कराटे को स्टार्ट किया, फिर ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई और अभी भी बिगनिंग ही है, इंशाल्लाह मैनी मोर टू कम। फर्स्ट टाइम
मौका और अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? फर्स्ट देखो टाइम प्रोफेशनली आने Yeah. की, क्योंकि लोग अक्सर ये नहीं जानते हैं बेटा कि प्रोफेशनली किस तरह आए। स्कूल में तो लोग बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, बड़ी दफ़ा स्कूल वाले भी आपको इंगेज कर देते हैं, लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि खुद ही करना पड़ता है। ऐसे ही है। सो मुझे ये बताओ कि आप इसमें फिर प्रोफेशनली कैसे आई, ये करियर कैसे बना, शौक से या एक एक्टिविटी से? बिल्कुल, जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो आई गेट टू नो दैट कि इसकी बेस पे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी की भी कराटे की टीम्स होती हैं जो डिफरेंट प्रोविंस में जाके और आपको दाखिलों में भी आसानी होती है और स्कॉलरशिप्स भी मिल या जाती हैं बिल्कुल स्पोर्ट्स की, एग्जैक्टली पूरी मैंने फीस आपकी। फ्री एजुकेशन ही ली स्पोर्ट्स की बेस पे। और जब मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि अच्छा मेरी जो स्पोर्ट्स है जो मैं खेलती हूँ इसकी बेस पे फ्री एडमिशन्स भी होते हैं और प्रोफेशनल टीम्स बनती हैं जो कि डिफरेंट प्रोविंस में जाके खेलती हैं, तो तब मैंने इसको प्रोफेशनली थिंक करना स्टार्ट किया कि नहीं अच्छा अब मुझे इसको वाकई प्रोफेशनली लेके चलना है। देन आई जॉइन द क्लब, मैंने क्लब ज्वाइन किया इसका और फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की। यूनिवर्सिटी में गई तो फिर इंटर यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, हर तरह के मेडल लिए वहाँ पर। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंट लेवल पर मैंने HSC को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मैंने मेरी फ़ाइट्स जो है वो आर्मी और वापडा की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आती थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह द बिगेस्ट आई थिंक अचीवमेंट जो मेरी अब तक की है वो 35th नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल है ये, जो कि मैंने अपनी वेट कैटेगरी में लिया। और मुझे इतना खुश होता है जब मेरी बेटियां जो है ना ऐसे करती हैं, जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन करती है। अल्लाह you आपको so much. मजीद, क्योंकि मुझे पता है अभी आगे और भी कुछ आ रहा है, उस पर हम करेंगे अभी बात। जी जी बिल्कुल। बट वेल डन। पता है बेटे बात ये है कि एज गर्ल्स, एज वुमेन, इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते, ऐसे ही है। हमें ये नहीं कहा जाता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आपने नोटिस किया ये डिफरेंस? लड़कों को कहा जाता है वो क्या क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या क्या करना है, हमें ये बताया जाता है हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो गर्ल्स को थोड़ा मतलब लेस इनकरेज किया जाता है और थोड़ा सा कहा जाता है कि ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मतलब जो चीज़ जैसे चल रही है और बस चलने स्पोर्ट्स दो। को ज़रा मायूब समझा जाता है कि अगर लड़की स्पोर्ट्स खेलेगी तो क्योंकि ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म और एक लुक होती है, तो लोग कहते हैं कि शायद आप डिसेंट तरीके से नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जिस्म खराब हो जाएगा, लड़कियों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बॉडी वेट सी हो जाए, ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे ही है, बट मेरे ख्याल से अब काफ़ी चेंज थोड़ा सा फील स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब स्पोर्ट्स में लड़कियां काफ़ी आना स्टार्ट हो गई हैं। आपकी लाइफ में लोगों का रिस्पांस क्या आया? एक तो पेरेंट्स का तो खैर आई थिंक सपोर्टिव ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इर्द गिर्द के भी लोग होते हैं जिनमें think अच्छे भी होते जी हैं और कुछ बिल्कुल ऐसे भी ऐसे होते हैं ही जो है। घूम के कहते हैं हुन ऐ करेगी, यानी पढ़ना लिखना नहीं है, उन खेत तमाशे करेगी। तो ऐसा कुछ हुआ? असल में ना मेरे ख्याल से जब आपके साथ आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है ना तो आपके लिए बाकी सबके side मुंह वाले बंद हो लोगों- जाते हैं। हाँ, उनकी इतनी वो मैटर नहीं करती है कि वो भी आके कहें कि हमें तुम पे बहुत प्राउड है ये वो। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी। फिर जब जैसे जैसे अचीवमेंट आना स्टार्ट हुई तो सबको अच्छा लगा कि अच्छा हमारी फैमिली में एक बच्ची है वो मेडल्स ला रही है, तो फिर उनके लिए भी हम प्राउड का मोमेंट बने और वो अब प्राउडली कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान से जो है बच्चियां जो है मेडल्स लेकर आ रही हैं, फैमिली का भी, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरा सबकी स्पोर्ट्स साथ में शामिल हो गई। वंडरफुल। अब मुझे बताओ फर्स्ट टाइम जब compete किया, मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताओ। जब पहली दफ़ा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आई तो वो क्या था? आई थिंक लाहौर स्कूल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप Yeah. होगी ना, उस इंसिडेंट के बारे में बताओ। फर्स्ट टाइम बिल्कुल यूँ था और फीलिंग्स तो सबसे ज़्यादा वो डर डर सा लगता है, बंदा कहता है मैंने जो सीखा पता नहीं वो सही भी है कि नहीं, करूँगी क्या करूँगी, तो डर तो था। लेकिन ये कि फ़र्स्ट कंपटीशन मेरा क्रिश्चियन स्कूल में हुआ था और उसमें जब मेरा मेडल आया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं आई हैव समथिंग इनसाइड मी नहीं कि मैं but अच्छा देखो कर ना, रही हूँ। जब गई थी वहाँ पे, देखो पहली दफ़ा जब बंदा compete करता है बेटे तो बंदे को यही होता है कि यार बेइज्जती ना हो, ऐसे ही है मतलब बिस्ती ना हो बस, और बिल्कुल। कुछ मिल जाए, कोई सर्टिफिकेट ही मिल जाए। आप तो बिल्कुल। माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके जी, आए, तो बिल्कुल। वो भी तो बताओ ना। जब फर्स्ट टाइम गई तो मेरे कोच थे जो कॉलेज के थे, उन्होंने कहा कि बेटा खुल के खेलने, टेंशन नहीं, 2 टांगे आपके पास भी हैं, उसके पास भी हैं, 2 बाजू उसके पास भी हैं, आपके पास भी हैं, तो बस खेलो, जो सिखाया उसको करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग की थी उसी को किया और अल्लाह ताला ने लेकिन इज्जत से नवाजा। अंदर क्या चल रहा था? अंदर बस यही था कि यार अब आई हूँ तो कुछ लेके भी जाना है, जो आता है कर दो, बस कर दो मानिया, और अपना बेस्ट देना है। और उसके बाद, और अच्छा जब पता चला, जब अनाउंस किया,
अनाउंसमेंट पे पता चला या उसी वक्त पता चल गया था कि मैं जीत गई हूँ? मतलब लग जाता है पता, जैसे आपकी फाइट्स होती है तो वो नेम वगैरह जब हम लिखने के लिए जाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन गोल्ड हुआ है, कौन सिल्वर हुआ है, कौन ब्राउन्ज हुआ है, इसी तरह से। तो जब पता चला उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी और पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स थी? पेरेंट्स और कोच की? कोच बहुत खुश थे मेरे, और मेरी वालदा वो बहुत ज़्यादा खुश थी जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको जाके कहा कि ये देखें, ये मेरी गेम का पहला मेडल है। तो वो ऐसे थे, ये रियल गोल्ड है कि वो वाला गोल्ड है, क्योंकि उनको तो आइडिया नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश थे, और मैं खुद भी। और उस टाइम तो इतनी गेम लगती नहीं थी, अब जब आगे आ गए तो वो बिल्कुल बच्चों वाली गेम लगती है। अब जितने टफ कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो उनके साथ जब फाइट्स करते हैं तो आइडिया होता है कि जो पहले गेम करती थी वो तो बिल्कुल छोटी सी बच्चों वाली अब गेम ये थी। बताओ कि ये लास्ट वाले उसको छोड़ दो ना, ये भी लास्ट पे तो हमने अलहदा से बात करनी है जो कराची में हुई है नेशनल गेम्स। मैं जानना चाह रही हूँ कि नेशनल गेम से पहले तक सबसे टफ कंपटीशन कौन सा रहा अपने पूरे करियर में अभी तक? इंटर डिपार्टमेंट लेवल का, बिकॉज उसमें हमारे साथ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट्स के, जिसमें ये जो 2024 में हुआ था HSC को जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया था, उसमें आर्मी थी, वापडा और रेलवेज। अच्छा, यानी कि जिसमें आपको ब्रॉन्ज मिला था बेटा? जी, जो HEC का ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप था। इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड और इंटर डिपार्टमेंट में ब्राउन्स। वाओ, और ये 2023-2024 है जी। सो ये था, वो टफ क्यों था? क्योंकि उसमें जो ओपोनेंट्स हैं हमारे वो होते हैं डिपार्टमेंट्स के, लाइक आर्मी के, वापडा के, और उनकी ट्रेनिंग्स में ऑब्वियसली और हमारी ट्रेनिंग्स में फ़र्क होता है। क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब कैंप लगते हैं तब ट्रेनिंग करते हैं, बट उनकी ट्रेनिंग्स हमसे पहले काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हुई होती हैं। तो जब टफ कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको मौका मिलता है फ़ाइट का, तो आपको तब रियलाइज़ होता है कि आपकी गेम में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो मेरे लिए इसीलिए भी बहुत यादगार है क्योंकि उसमें जो मेरी ओपोनेंट थी जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम ब्राउन्स हुई थी, बट उन्हीं को मैंने बीट किया 35th नेशनल गेम में, और उसी वेट कैटेगरी में मैंने गोल्ड हासिल किया। तो ये दोनों रिजेंबल करते हैं इवेंट्स, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए यादगार है अब तक के। अब ये जो लास्ट इंसिडेंट, इसके बारे में बताओ। 35th नेशनल गेम्स का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी जो फाइनल फाइट थी, तीन मेडल्स लेके आए हो, एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। मैंने तो तीनों का बताओ कि हाँ किस चीज़ में? बिलो 61 कैटेगरी में मैंने गोल्ड हासिल किया टीम फाइट में, और टीम काता में ब्राउन्ज मेडल्स हासिल किए। और ये इवेंट इसीलिए भी दिल के बहुत करीब है क्योंकि एक तो आपको पाकिस्तान में इससे भरा इवेंट देखने को नहीं मिलता। कराटे में अगर हम देखें तो नेशनल के बाद नेशनल गेम्स आ जाती हैं, और इसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मेरी फीलिंग्स और सब माइंडसेट यही था कि बस इसमें कुछ करना है, समथिंग बिग, जिसके लिए मैं इतने टाइम से अपने क्लब में वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे कोचेज़ मेरे पे मेहनत कर रहे हैं, एक माइंडसेट बना रहे हैं, और मैंने उस पर वर्क किया। अल्लाह ताला ने फिर मुझे इज़्ज़त से नवाजा। इस पे मैं अपने कोचेज़ का, अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का जिन्होंने इज़्ज़त से नवाजा, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद एक जो बहुत अहम रोल होता है हमारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर, वो हमारी सबसे पहले मैं CM मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी, अपने मिनिस्टर साहब का, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिनकी क़यादत में पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर रहते हुए हमें स्पोर्ट्स का एक लेवल देखने को मिला। मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कर रही हैं, अब आप देखें कि जैसे अब इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया, जब ये कराची में सारा आग वाली कहानी हुई, वो जो प्लाजा वगैरह था, उन्होंने फ़ौरन अनाउंस किया कि भाई हर पंजाब की बिल्डिंग के अंदर विदिन 30 डेज फायर हाइड्रेंट लगेगा। ऐसे अब देखें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल मैम को जहाँ जहाँ गैप्स और मसाइल नजर आ रहे हैं वो उनको रिजॉल्व ऐसे ही कराती है, जा और रही है, वो चाहे वो हमारे आग लगने की बिल्डिंग की चीज़ हो, या स्पोर्ट्स हो, या बच्चों, आप जैसे ही यंग बच्चों को बिल्कुल बिजनेस ऐसे ही लोन्स है। हो, घर बनाने के लिए हो, मतलब मैं तो सलाम पेश करती हूँ। बिल्कुल जो ऐसे ही है, उनकी क़यादत में हमें स्पोर्ट्स का एक लेवल नज़र आ रहा है, जिस तरह से वो लड़कियों के लिए आते हुए, बिल्कुल, क्योंकि वो लड़कों को तो सारे ही कर रहे थे ऐसे ही है। सपोर्ट, लड़कियों को, She ट्रांसजेंडर is so को, sportive for the girls। देखो गर्ल्स, ट्रांसजेंडर एंड हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे बच्चियां हैं, जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है एज एन इक्वल बेसिस। और एथलीट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है? एक मेंटल सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में पंजाब किसी से कम नहीं होगा। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने डिफरेंट कैटेगरीज़ में गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स के लिए जो रिवॉर्ड्स दिए, और उसके अलावा जो हमारा इंडोलमेंट फंड, क्योंकि ये बहुत होता था ना कि आपको मेडल तो मिल जाता था लेकिन उसके साथ आपको मिलता कुछ नहीं था। बिल्कुल। अब जो आपने किया अचीवमेंट,
उस पे एक एक्सपेंस तो आपका था, फिर भी बिल्कुल। डिपार्टमेंट्स वगैरह कवर करे भी तो जेब से कुछ ना कुछ तो खर्चा आपका ऐसे हो ही ही है। जाता है। सो एटलीस्ट उसकी कवरेज हो जाए, या थोड़े से आपको इतने पैसे मिल जाएं कि आप अपनी तालीम की तरफ या किसी और चीज़ की बिल्कुल। तरफ डाल दें। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें इतना स्पोर्ट मिल जाए कि हम आगे फर्दर इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जिस तरह से अभी अब हमने आगे क्या आ रहा है? आगे साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं, और वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमें इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट करे, ताकि हम ना सिर्फ पंजाब के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएँ बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाएं और पाकिस्तान के लिए भी गोल्ड मेडल सिक्योर करके लाएं। तो मुझे ये बताओ कि अब जो नेक्स्ट आ रही है गेम्स, उनकी तैयारी कैसे होती है? अब जैसे कि अब शुरू हो गई ना बिल्कुल, तैयारी, जनवरी आ गया, जून जुलाई के अंदर आपके अब अगले इवेंट शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। इन 6 महीनों में अब आपकी रूटीन क्या रहेगी? आप किस तरह से अपना टाइम, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी फ़िलहाल तो जॉब भी कर रही हूँ। वही कह रही हूँ ना, मैनेज कैसे बिल्कुल। करती हो? और जॉब के बाद ऐसा होता है कि क्लब चले जाते हैं। क्लब में हमारी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं, जिसमें हमारी वर्कआउट, फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्निक की ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो बस एक स्ट्रेटजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो साउथ एशियन गेम्स में और एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहोगी मेरी जान, जो यंग ख़वातीन आपको इस वक्त देख रहे हैं, इवन ओल्डर जनरेशन, बिल्कुल। उनको क्या कहना चाहोगी? मेरा सबसे जो मेन चीज़ है वो मैं पेरेंट्स को टारगेट करती हूँ, ये कि मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करें, उनको वो कॉन्फिडेंस दें कि वो उनके लिए बाइसे फ़ख्र बने। और गर्ल्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने अपने आप को खुद ही आगे लेके जाना है, तो टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद अपने लिए स्टेप लोगे, आपको आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, आपके साथ सोसाइटी की सपोर्ट भी आ जाएगी। बट ट्राई टू थिंक समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। और जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि देखें व्यूअर्स, माने या ना माने, इस दुनिया में हम ख़वातीन तो कहती हैं कि हमारे साथ ही होता है, लेकिन ये हर किसी के साथ होता है कि जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते तब तक सच्ची बात है, लोग आप जज किया बड़ी जाते दफ़ा हैं। लोग कहते हैं ना कि जी हमें सपोर्ट नहीं मिली, हम लोग फ़लाँ चीज़ करना चाह रहे थे। देखिए, चाहने को तो लोग बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। अपने आप को आप अगर प्रूव करेंगे कि जी मैं एक ऐसा एथलीट हूँ जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए बार बार मेडल्स और अवार्ड्स जीत सकता है, तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एक मेडल, एक अवार्ड तो जीतो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, कुछ दिखाएंगे तो उसकी जगह, मैं अगर कहती हूँ कि जी मैं बहुत अच्छी फलां चीज़ कर सकती हूँ, मुझे 4 करोड़ रुपए दे दे, तो कोई भी नहीं देगा। नहीं दे। अगर मैंने कोई अच्छी चीज़ की है जिससे मैंने कोई बहुत कोई बिजनेस ऐसी, तो फिर कोई मुझे 4 करोड़ देगा ना। बिल्कुल ऐसे ही उसी तरह अगर इंसान को एंडोर्समेंट चाहिए, आपको भी अगर वापटा या कोई भी ऐसा रेलवे, कोई भी अगर आपको सपोर्ट करता है, पहले आपकी कारकर्दगी देखेगा तो सपोर्ट करेगा बिल्कुल ना। ऐसे ही है। बिल्कुल So, ऐसे ही है। मैं हर यंग पर्सन को आपके क्योंकि आपने इतना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया बेटा कि इन्हीं, देखिए ये बच्ची एक बहुत टैलेंटेड, बहुत बड़ा एक एसेट है हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल इनको ऐसे बुलाने का रीज़न क्योंकि नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड बट फोकस भी है, डिसिप्लिन भी है, और अपनी ज़ात को भी देख रही है और आगे बच्चियों के लिए भी आसानियाँ पैदा करना चाहती है। बिल्कुल। तो मैं भी यंग गर्ल्स को, बल्कि यंग एथलीट्स को ये कहूँगी कि अगर आपने भी इस तरफ आना है और स्पोर्ट्स को अगर परसू करना है, तो पेरेंट्स की सपोर्ट अपनी जगह ज़रूरी है, गवर्नमेंट की सपोर्ट अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को प्रूव बिल्कुल करना ऐसे और स्कूल के और यंग लेवल पे ही इस चीज़ बिल्कुल। को लेके चलना, वहीं से फिर आपको प्रॉपर बिल्कुल ऐसे ही है। वो मिलती है। थैंक यू सो मच बेटा, ब्लेस Welcome. यू, खुश रहो, आबाद रहो, बहुत बहुत मुबारक हो टू द वेरी वेरी टैलेंटेड हमानिया। कितना क्या मजे का नाम है आपका, इट्स लाइक अ सॉन्ग, हमानिया, राइट? सो हमानिया जावेद हमारे साथ थी। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भाई बहन के ताल्लुक की जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस पर बात भी करेंगे, बल्कि बड़ा ही खूबसूरत आपको कुछ गीत भी सुनाएंगे। हमारे साथ एक इंटरनेशनल टीम है आज, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे कुछ अपनों ने ही, जो रहते कहीं और हैं लेकिन हैं हमारे। अब बात कुछ ये कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो 3rd जनरेशन डिसेंडेंट्स हैं ऑफ इमिग्रेंट्स, जो ईस्ट अफ्रीका ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो गए फ्रॉम पंजाब, और ये लोग रिजाइड करते हैं नायरोबी, केनिया में। लेकिन जब आप मिलेंगे तो आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तान में नहीं रहते। बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड लोग। इनका एक बहुत ही ब्रिलियंट म्यूज़िकल ग्रुप है,
फिरोज़, लेकिन वो इनका पैशन है। ये उसको हॉबी बुलाते हैं, मैं उसको पैशन बुलाती हूँ, क्योंकि हमने भी अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया। इन्होंने अपने पैशन को पैशन रखा और प्रोफेशन को भी पैशन की तरह ही परसू किया। तो हमारे साथ आज दो बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर मुजाहिद्दीन, ENT स्पेशलिस्ट, राइटर एंड ही इज़ अ कंपोज़र एज वेल, बल्कि जो सारे गाने आप सुनेंगे भी उन्होंने ही कंपोज किए हैं, लिखे भी उन्होंने ही हैं, एंड ही इज़ अ सिंगर, दैट इज़ हिज पैशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस Thank you for having us. एंड वेलकम बैक होम। Thank you. देन वी हैव विद अस डॉक्टर फिरदौस खान। आप वो हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स। आप GP हैं, MBBS डॉक्टर, एंड माशाल्लाह से एज अ सिंगर आप अपने पैशन को भी परसू करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, यू लुक गॉर्जियस, थैंक यू। वेरी वेरी ग्लैमरस। मेरी खाला है रेहाना सहगल, उनकी भी ना यही वाली एक बड़ी ग्लैमरस, बड़ी वो जो एक होती है ना, तो आपको देख के ना मुझे शदीद अपनी मासी वाली वाइब्स आ रही है, मासी वाली that's so वाइब्स। यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आई वांट टू टॉक अबाउट फिरोज द म्यूजिकल ग्रुप, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट क्या आप लोग यहाँ पे क्या, बट वो जो कहते हैं ना अफ्रीका जाना कैसे, मतलब वो जो कहते हैं ना उस नायरोबी केनिया जाना कैसे हुआ, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? अबाओ अजदाद की कहानी है ये तो। हाँ, नहीं, बड़ी दिलचस्प कहानी है और बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि हमारे ना नाना थे, तो वो लड़का अपने लड़केपन में वो ईस्ट अफ्रीका आ गए। तो वहाँ जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश वो ट्रेन की जो ना पूरी वो रेलवे लाइन बना रहे थे, तो बहुत हज़ारों करोड़ों बल्कि पीपल वो ब्रॉट, उस वक्त तो इंडिया था ना, तो ब्रिटिश इंडिया था, तो ईस्ट अफ्रीका भी ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका था। तो वो एज अ तो वर्कर नाना जी वहाँ पे एज अ वर्कर एज थे। अ वर्कर जी, वो फिटर थे, वो ही वाज अ मैकेनिक, ही यूज्ड टू फिट ट्रेन्स। आप देखें व्यूअर्स, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें कैसे बदलती हैं। फ्रॉम बीइंग समवन जो बेसिकली लाइनें डालने के लिए गए, जी जी। और आज उनके ग्रैंड किड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जो खुद अब एज लीडर्स आगे दुनिया में, वही कहते हैं ना, अगर हर जनरेशन मेहनत करे तो अगली जनरेशन एक नेक्स्ट, और आप सब माशाल्लाह डॉक्टर्स और सारे ही बड़े अकम्पलिश्ड हैं भाई नहीं बहन। बिल्कुल, उनकी जो यू नो आई वुड से ब्रेवरी थी कि वो छोड़ के अपना घर बार Sacrifice। सब कुछ और वहाँ जी, गए, और बिल्कुल, अकेले थे उस वक्त, वो सिंगल थे। फिर बाद में उनकी शादी की, हमारी नानी जो थी सियालकोट की थी, तो शादी फिर देसी औरत ना हाँ की। बिल्कुल। तो फिर हमारी जो माँ थी उनकी पैदाइश केनिया में हुई 1929 में। अब वो खैर गुजरी हुई हैं, बट अल्लाह उनके दर्जात बुलंद जी फरमाए। जी आमीन आमीन। तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो उन्होंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान दोबारा भेज दिया कि भाई ख़तरा है। और फिर एक ट्रेजेडी हो गई हमारी फैमिली के साथ कि उनको मलेरिया हो गया। देखिए, अब आजकल हम मलेरिया की हार्डली बात करते हैं, क्योंकि हम सो इजीली सिंपल एंटीवायरल दिया और सेट हो गए, उस वक्त तो थे ही नहीं है। हाँ जी, तो उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो वो कुछ 40s में थे, तो सियालकोट आके उनकी वफ़ात हो गई। तो हमारी पूरी फैमिली सियालकोट में दोबारा उनको रहना पड़ा। सब वापस आ हाँ, गए। तो फिर मेरी नानी बहुत एंटरप्राइजिंग औरत थी, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को संभाला। तो मेरी माँ की फिर शादी हो गई तकरीबन पार्टीशन के टाइम पे। तो फिर 1953 में वो वापस वो लोग केनिया आ गए, तो हमारी पैदाइश फिर नायरोबी में हुई। ओह हाउ इंटरेस्टिंग। तो फिर नायरोबी में ही हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर मेड इन केनिया। लेकिन यू आर मेड इन केनिया, लेकिन डॉक्टर साहिबा, आप लोग माशाल्लाह, आपसे अगर कोई मिले तो एक लम्हे के लिए नहीं सोच सकता कि आप पाकिस्तान में पैदा पले बड़े नहीं हुए। तो ये क्या कहानी है? आजकल तो पाकिस्तान में जो रहने वाले बच्चे हैं वो नहीं आपकी तरह बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, तो ये क्या मामला है? आई थिंक हमारे घर में ऐसा माहौल था कि इवन अब्बू एंड इवन अम्मी, they were very traditional and they were very cultural conscious. So उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा they brought us up in this kind of a way. घर का माहौल देसी था, बहुत देसी था। जैसे कि जी जैसे कि कैसे देसी था? क्या हमारी खाने पकाने की पराठे अंडे, और घर में हम पंजाबी में बात करते थे बहुत फ्लुएंटली। माय मॉम वाज अ वेरी गुड इन पंजाबी, Connoisseur of Punjabi. हाँ, connoisseur कह लो।
So you know, when we were growing up, of course, my Abu was very serious about education, that we must study hard and all that. But साथ साथ उर्दू कि हम उर्दू भी सीखें, you know, कि ये इस पे जोर था कि अपनी ज़ुबान सीखनी है. So I think that was a very good thing that they managed to instill in us, and we got interested because Kenya में उर्दू नहीं सिखाते थे as such in schools, you know. So wo, I think, really paid off because we got so interested in Urdu songs, ghazals, and you know, so it somehow became a hobby. और मेरी अम्मी माशाल्लाह जब यंग थी तो गाती थी, so हमारे घर में वो एटमॉस्फेयर ही था कि गाने वो गाएं और हम साथ साथ गाएं. तो फिर बैंड किस तरह बना डॉक्टर साहब? हाँ. ये कहानी फिर कहाँ से शुरू होती है फिर? क्योंकि देखें, और बैंड मैं कह रही हूँ, बट ऑब्वियसली ग्रुप आप लोगों का बना, और ग्रुप में भी, बाय द वे व्यूअर्स, आई डू वांट टू टेल यू, मैं भी कुछ अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ डॉक्टर. द ग्रुप इज कॉल्ड, द म्यूजिकल ग्रुप इज कॉल्ड फिरोज. आप ऑनलाइन भी जाके सर्च कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिलेंगी. आबदा खान जो बेसिकली इनकी बहन है, देन देर इज़ मुजाहिदीन जो आप हैं डॉक्टर साहब, देन तौसीफ दीन जो आपकी मिसेस हैं, जी. एंड देन देर इज़ डॉक्टर फिरदौस खान. सो ये 4 लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं. कुछ पहले के और कुछ नई एडिशंस भी हुई ऑब्वियसली, क्योंकि अगर भाभी भी आई हैं तो कुछ एडिशंस तो हुई होंगी. फिरोज़ का बेसिकली एक ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था कि एक जैसी सोच के लोग जिनका रुझान है मौसीकी की तरफ, जो जेन्युइनली मौसीकी को अपनी रूह की ग़िज़ा समझते हैं, तो वो दूसरों तक अपना पैशन पहुंचाना चाहते थे. राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल. लेकिन हुआ कैसे? लोग बड़ी दफ़ा कहते हैं यार हम अपना ग्रुप बनाएंगे, वो होता ही नहीं है. आप कह रही थी ना कि एक तो होता है शौक, लेकिन शौक को कहाँ तक लेके जाना है आपने. तो हमारा था कि हम इस महज शौक ना रहे, इसको जितना हम कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं हम टाइम दें, और फिर अपने आप को ट्रेन करवाएं. वो बड़ी, ये भी बहुत लंबी कहानी है. बताएं ना डॉक्टर साहब, आपका ही तो इंटरव्यू है, हम जानना चाहते हैं लंबी कहानी. कहाँ से सीखे आदमी. नायरोबी में गिनती के उस्ताद थे, तो मैं मेंशन करूं कि मैंने फिर मौसीकी थोड़ी बहुत शुरू की. हमारी ज्ञानी गुलशरण सिंह थे रागी, फिर उसके बाद उस्ताद बशारत खान थे, उस्ताद बशीर भट्ट साहब, मैं बहुत ही उनके रिस्पेक्ट के साथ नाम लेता हूँ. उनसे थोड़ा बहुत सीखा मैंने. उस्ताद तो माँ बाप के दर्जे के. जी बिल्कुल. They are your और फिर रूहानी हमने पेरेंट्स. साथ, क्योंकि हम साथ गाया करते थे भाई, कोई भी घर की महफिल थे, हमने कहा इसको एक स्टेप आगे लेके जाते. अच्छा, अब ये कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं इस दौरान? क्या आप भी साथ साथ सीख रही थी या आप अपने कामों में बिजी थी? आई थिंक ये तब की बात है कि जब मेरी शादी हो गई हुई थी और आई गॉट बिजी विद माय चिल्ड्रन. या बट ऑफ कोर्स इन ऑल फैमिली इवेंट्स हम सब इकट्ठे बैठ के गाया करते थे. एंड देन समहाउ एज मुजाहिद स्टार्टेड गोइंग टू अ डिफरेंट लेवल, ही रियली इंस्टिल्ड, अब मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ माई उस्ताद बिकॉज आई हैव बीन ट्रेंड पार्टली बाय हिम. जबकि आप बड़ी बहन हैं. जी मैं बड़ी हूँ. ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन ही इज़ fit to be my ustad because he had all the knowledge and he had all the training as well and the expertise to teach me. So मैं और मेरी बड़ी बहन आबदा, हम दोनों फिर इनके साथ. Oh, you're a middle child. Pardon? आप मिडिल चाइल्ड हैं? नहीं. आपकी बड़ी बहन है, जी. फिर आप हैं, जी. और फिर हमारी 2 और बहनें भी हैं हमसे बड़ी. अच्छा, जी. 5 है हम माशाल्लाह. माशाल्लाह 5 हैं. माशाल्लाह. And you're the only brother. हाँ Yes. बिल्कुल, बड़ी दुआओं के बाद आए. ये इनके घर के असद हैं. मेरे भी भाई जो हैं उन पे अभी हमने बड़ा लंबा तबसरा किया है कि हर बात पे मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, और मैं तो एवं एक्स्ट्रा, मैं तो अपने आप को स्टेप नहीं बुलाती हूँ ना, आई एम द मिडिल चाइल्ड. अच्छा, तो अब किसका क्या रोल है इन द म्यूजिकल ग्रुप, इन फिरोज, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन ये हम टीज़र के तौर पे अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ेंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस हैं एंड डॉक्टर मुजाहिदीन हैं. उनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, और क्या खूबसूरत
गीत सुनाया डॉक्टर साहब ने, गॉड ब्लेस हिम, दिल खुश हो गया कसम से। इस लेवल का और इस क्वालिटी का म्यूज़िक लाइव सुनने का आपको पता है व्यूअर्स, अब तो मौका ही नहीं मिलता, वो ज़माना ही नहीं रहा, हर चीज़ ट्यूनर पे लोग कर रहे होते हैं। सो यू नो इट्स अ रियल प्लेजर एंड अ जॉय टू बी इन द प्रोग्राम टुडे, मेरे लिए एज अ होस्ट। किचन की तरफ जल्दी से रुझान करते हैं। जी मैडम, क्या हाल है आपके? जी जुगन आपी, हमारा जो आज की रेसिपी थी बेसिकली चिकन कब्ज़ा, साथ में उसके साथ टमाटर की चटनी, सैलेड एंड रायता। कंप्लीट मील है, एंजॉय करें, वीकेंड पे बनाएं। देखिए म्यूजिक रूह की ग़िज़ा जो हो रही है, जी बिल्कुल। बाद में जब दूसरी ग़िज़ा की ज़रूरत खाना होगी तो हम दूसरी ग़िज़ा। आपको कुकड़ी खिला देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाय द वे, मुझे एक नई ताज़ा तरीन खबर पता चली है जिस पे मैं बड़ी नाराज़ भी हूँ। किस बात? ये डॉक्टर फिरदौस का पहला विजिट है टू पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आपको वैसे पाकिस्तान? हमसे ज्यादा पाकिस्तानी आप लग रही हैं, बस और आई आप पहली दफा हैं। ये मैं आपसे प्रॉपर गिला कर रही हूँ ऑन एयर, ये मैंने होल्ड किया था ब्रेक उर्दू में। भी जुगन आपी बहुत अच्छी है। बहुत हाँ बस ठीक ठाक है, कुछ इतनी नहीं, भी ये मुझे खास बताइए नहीं है। ये क्या बात है, ये क्या हुआ? मैंने बताया ना पहले कि इट्स लाइक बीइंग इन अ वेरी कल्चरली ओरिएंटेटेड फैमिली, वेरी ट्रेडिशनल, you know, फिर even our libas and our, you know, guftagoo at home, it has been always very much cultural and क्या कहते हैं ethnic. लेकिन पाकिस्तान आना क्यों नहीं हुआ इतने अरसे में? Somehow हम you know, नाराज़ there was, नहीं बिल्कुल नहीं, it was I think कि मौका ही नहीं मिला, हम अपनी ज़िंदगियों में you know बिजी हो गए, हमारे सारे बहन भाई वहाँ पे हैं। एंड देन बीइंग डॉक्टर्स कितनी को छुट्टी ले सकता है बंदा एज अ डॉक्टर? तो हाँ छुट्टी तो लेते हैं नहीं नहीं लेते हैं, बट डॉक्टर साहब वही वाली बात होती है ना कि आना भी तो एक मिशन है और जाना भी एक मिशन है। और लाइक द ड्रीम वाज ऑलवेज देयर दैट नहीं एक दिन जाना है, ज़रूर जाना है टू यू नो सी आवर रूट्स एंड मीट पीपल एंड देन समहाउ दिस हैपेंड। मैं you know I studied in Russia. I did my medicine in Russia. Yeah, I went on a scholarship from Kenya to Russia, and you won't believe Wow. it. Yeah, in that time there were people from so many third world countries who used to come to study there. तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ्रेंड्स कलीग्स हमारे साथ जो मेडिसिन पढ़ रहे थे उनके साथ फिर जो कांटेक्ट हुआ, फिर we all parted after becoming doctors. But in particular one person, and because of him we are here today. His name is Khushnood Alibaz and he's actually from Peshawar. वहाँ अब वो यहाँ पे बहुत नामवर orthopedician है and he's the one who has always been in touch with us and me and my family, even my husband. And my husband is also was a student in Russia, so even Khushnood knows my husband as well. Can you imagine? अब समझ आती है कि ये शादी कैसे हुई। तो वो ना मैंने अपना टांका वहाँ पे भी फिट कर दिया डॉक्टर साहब, आप देख लें। Why not? तो फिर वो Khushnood has come to Kenya. He has come like 2-3 times. And last time when he came and he said कि look guys, it's too much now. आप लोगों को आना है and I'm not going to accept any no. अच्छा लेकिन आए तो हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बात तो हमने करनी थी कि ग्रुप का नाम कैसे पड़ा, पर उसकी तरफ मैं आऊँगी। अभी मुझे ये बताइए कि फिर अब आए हुए हैं तो कुछ कल एक इवेंट भी है मेरे ख्याल जी, एक इवेंट है। ये हमारे जो यहाँ के दोस्त अहबाब हैं उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इवेंट का टाइटल है सदाए आशनाई। तो ये टाइटल हमने खुद चुना है क्योंकि वाकई उनका ये आशनाई है हमारी उनके साथ, इस मिट्टी के साथ। मट्टी कहते हैं हम पंजाबी उर्दू मिक्स कर लेते हैं इस मट्टी के साथ, और हमारा जो सकाफ़त हमारी तहज़ीब है आप देख रहे हैं कि हम ये दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल, हम वहाँ भी ऐसे पहनते हैं और दूसरे कंटेम्प्रेरी क्लोथ्स भी पहनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कल हमारा फंक्शन है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया था, हमारी कॉम्पोजिशंस हम ओरिजिनल हैं, लोग शायद इनसे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना अशार, अपना म्यूज़िक पेश करें। कहाँ पे है ये? ये अवारी होटल में है in Lahore. जी, it is a function organized by our friends here. Lahore. हाँ जी। So we're so happy that that's happening. देखिए व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की, ये भी एक्चुअली लोगों की खिदमत है। मौसीकी जो है लाइक आई सेड रूह की ग़िज़ा है। आप अपने सोल को एट पीस कर लें तो एज डॉक्टर्स यू नो बेटर देन एनीबडी। आजकल हर डॉक्टर क्या कहता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करे, अपनी थोड़ा सा रिलैक्स करे। सो मौसीकी से ज़्यादा क्या खूबसूरत, तो पहले सर्व कर रहे एज डॉक्टर्स और साथ में अब हमारी रूह को भी सर्व कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा फिरोज़,
द म्यूजिकल ग्रुप, इसमें एक तो हर बंदे का रोल क्या है, चारों के नाम तो ले लिया, आबदा, मुजाहिद, तौसीफ एंड फिरदौस, ये चारों करते क्या हैं इसमें? दो तो हैं, दो नहीं हैं, तो उनका भी बताइए। और ये नाम कैसे रखा? जी, एक तो हमारे जो दादा थे ना, उनसे मैं कभी नहीं मिला, वो पाकिस्तान में ही रहे, ना कभी वो केन्या आए, ना हम उस वक्त नहीं आ सके जबकि वो ज़िंदा थे। तो उनका नाम फ़िरोज़ दीन था, मेरे दादा का, एक वो। लेकिन जब मैं जिस तरह आपने बताया कि मैं 4 बहनों का एक भाई हूँ, बड़ी दुआओं के बाद, मेहनत मुशक्क़त के बाद ये मैं फैमिली में एंट्री की थी। और ये मेरा बड़ा वट है कि एक बेटा हो गया, या तो 4-5 हो जाए तो बैलेंस में आ जाए, जब एक होता है ना वो एक्स्ट्रा लाडला होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, असल में मेरे घर में भी है ना असद, मैं इसीलिए तो बार बार गिला कर रही हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप को पूछा किसी ने कि यूनुस फिर 5वीं कुड़ी हुई है? कहते हैं नहीं, मेरा 5वां मुंडा है। सो उन्होंने हम वी हैव गॉट जेंडर इक्वालिटी, सब बहनें क्वालिफाइड, एवरीथिंग। माशाल्लाह। तो फिरोज, फिर मेरा मिडिल नेम फिरोज है। अच्छा, ओके। तो मैं अपना तखल्लुस भी फिरोज यूज सो करता हूँ। एज अ ट्रिब्यूट टू दादा जान जी, ये है। बिल्कुल, अच्छा, और किसका क्या रोल है इसमें? हाँ जी, कंपोजर, राइटर एंड सिंगर। सिंगर, सिंगर एंड आई थिंक क्रिएटिव एडवाइजर। ये बिल्कुल। इनकी क्रिएटिव कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। बेसिकली एन आर्टिस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी जो दूसरी बहन है वो आबदा नहीं जी। आ सकी, वो इंशाल्लाह उनके आवाज़ भी आप कभी सुनेंगी। तो शी इज़ एन एब्सोल्यूट नाइटिंगेल। एंड और बाकी हमारा 4th जो पार्टनर है वो मेरी अहलिया हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइज़र और कोऑर्डिनेटर है। डॉक्टर साहब आप कितने क्यूट हैं, वो मेरी अहलिया हैं। इतनी को क्यूट आपने जाहिर दिया। आई लव यू डॉक्टर साहब, यू आर ऑसम एंड इट्स ऑनेस्टली इट हैज बीन सच अ प्लेजर। अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन, प्लीज़ आते रहा करें। आमीन, थैंक यू सो आप मच। लोग जैसे प्यारे प्यारे लोग, एंड नेक्स्ट टाइम यू आर इन टाउन प्लीज़ यू मस्ट लेट अस नो अगेन, वीड लव टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम अगेन। अपडेट्स क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखें, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बिल्कुल। हमारे एक्सपर्ट्स भी, बल्कि आप लोगों की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारी इकोनॉमी में होती हैं, जब क्राइसिस आता है, जब मसला होता है, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। हम लोग लिविंग इन पाकिस्तान वो नहीं कर पाते जो आप लोग पाकिस्तान से बाहर कमा के यहाँ पे भेजते हैं। तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।